Hi guys, thank you so much for joining. This is me Sonal Kalra. I'm a chartered accountant and all India rank holder, a Hindu college graduate and also I worked in 3 out of the 4 big fours. आज के सेशन में हम AS15 को रिवाइज करेंगे. अगर आपने AS15 के डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लो, आई लिंक देम बिलो. और AS15 के नोट्स, डिटेल्ड नोट्स प्लस समरी नोट्स दोनों टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड हैं. नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेना. अब स्टार्ट करते हैं AS15 का रिविजन. थैंक यू सो मच. AS15 रिवाइज कर रहे हैं. AS15 का नाम है एम्प्लॉय बेनिफिट्स. एम्प्लॉयर को शॉर्ट में ER से रेफर करेंगे, एम्प्लॉय को शॉर्ट में EE से रेफर करेंगे, पर आपको एग्जाम्स में पूरा लिखना है. सबसे पहली बात, कुछ बेसिक थ्योरी पॉइंट्स. हम किसकी बुक्स की यहाँ पे बात करें? एम्प्लॉयर की बुक्स. एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान की अकाउंटिंग की बात नहीं करेंगे. एम्प्लॉयर की बुक्स में हमें किसकी अकाउंटिंग देखनी है? एम्प्लॉय बेनिफिट्स की अकाउंटिंग देखनी है. शेयर बेस्ड पेमेंट्स की अकाउंटिंग नहीं देखनी. एम्प्लॉय बेनिफिट्स होता क्या है? एम्प्लॉय सर्विसेज देगी, उसके बदले में एम्प्लॉयर जो भी कंसिडरेशन देगा उसको बोला जाता है एम्प्लॉय बेनिफिट्स. बेनिफिट्स हो सकते हैं कैश में दिए जा रहे हो या काइंड में दिए जा रहे हो. बेनिफिट्स किस किस को दिए जा सकते हैं? एम्प्लॉय को, उसके स्पाउस को, उसके चिल्ड्रन या अदर डिपेंडेंट्स को दिए जा सकते हैं. पेमेंट हो सकता है डायरेक्टली इन्हीं चारों को हो रही है या किसी थर्ड पार्टी को हो रही है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी. एम्प्लॉय में कौन कौन कवर्ड है एज पर AS15? एम्प्लॉय में कवर्ड है फुल टाइम, पार्ट टाइम, परमानेंट, कैजुअल, टेम्पररी, होल टाइम डायरेक्टर, अदर मैनेजमेंट पर्सोनल, सब कुछ कवर्ड है एम्प्लॉय की डेफिनेशन में. ये रिश्ता क्या कहलाता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता होगा तो AS15 लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता बन जाता है, पर फॉर सर्विसेज में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं बन पाता. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का एग्जांपल है, मेरा इन हाउस लीगल डिपार्टमेंट है, तो जिनको मैंने हायर किया वो मेरे एम्प्लॉइज है, दे आर ऑब्लाइज्ड टू ओबे माय ऑर्डर्स. वो क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, सब मैं डिसाइड करूंगी. दूसरा केस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज, मतलब मैं एक इंडिपेंडेंट लॉ फर्म के पास गई कुछ बिजनेस एडवाइस लेने, कुछ लीगल एडवाइस लेने. मैं इसके एंटरप्राइजेस की हेड हूं, तो मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज, लिमिटेड डायरेक्शन एंड कंट्रोल है, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज मैंने उनसे ली है. उसके बाद एम्प्लॉयर ये सारी पेमेंट्स क्यों करेगा एम्प्लॉय बेनिफिट्स की? हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ने बोला हो यानी कि फॉर्मल अग्रीमेंट है, हो सकता है लॉ ने बोला हो यानी कि लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट है, या हो सकता है उनकी बिजनेस प्रैक्टिस है, 10 साल से वो देते आए हैं, मान लो दिवाली बोनस, तो इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस के तहत वो ये बेनिफिट दे रहे हैं. इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस में ऑब्लिगेशन कब बन जाती है? जब एम्प्लॉयर के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता बच के भागने का और उसको बेनिफिट्स देने ही पड़ते हैं, तो होता है ऑब्लिगेशन आ जाती है. इसके लिए हम क्या देखते हैं, कंसिडर करते हैं हिस्टोरिकल पैटर्न कि 10 साल से बेनिफिट्स देते आए हैं तो देना पड़ेगा. एक्सपेक्टेशन बन गई होगी एम्प्लॉइज के मन में, और इम्पैक्ट क्या होगा अगर आपने वो बेनिफिट विड्रॉ कर लिया, जैसे दिवाली बोनस, प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग अ लंप सम पेमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ अ फेस्टिवल. अगर ऐसी प्रैक्टिस है तो आपको देना पड़ेगा बेनिफिट. ऑब्जेक्टिव क्या है AS15 का? ऑब्जेक्टिव है कि जब सर्विस रेंडर करेगी एम्प्लॉय तभी आपको एम्प्लॉयर की बुक्स में एंट्री पास करनी है, खर्चा डेबिट टू लायबिलिटी, चाहे पेमेंट नेक्स्ट मंथ हो रहा हो, नेक्स्ट ईयर हो रहा हो या 5 इयर्स लेटर हो रहा हो. यहाँ पे ये थ्योरी स्टोरी फॉर्मेट में भी कवर्ड है, तो आप इसको देख सकते हो और आपकी थ्योरी क्विकली कवर हो जाएगी. आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स के. हमारे 4 तरह के एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं एज पर AS15. शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स और टर्मिनेशन बेनिफिट्स. शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स का मतलब है अगर शांति ने सर्विसेज रेंडर किए, शांति हमारी एम्प्लॉय है, शांति ने सर्विसेज रेंडर किए इस पीरियड के दौरान 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 के बीच में, इस पीरियड की सर्विसेज के लिए बेनिफिट्स कब दिए जा रहे हैं? जहां पे ये पीरियड खत्म हो रहा है वहां से 12 महीने के अंदर अंदर अगर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं तो वो होते हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स. एग्जांपल, सैलरी, शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस, प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनसेस पेबल विद इन 12 मंथ्स ऑफ ईयर एंड, तो वो गए शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स. पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कौन से होते हैं? जो रिटायरमेंट पे दिए जाते हैं, यानी कि रिटायरमेंट पे अगर हम लमसम कुछ 10 लाख का अमाउंट दे रहे हैं या रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन दे रहे हैं, तो वो सब हो गए पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स. इसके एग्जाम्पल्स क्या है? ग्रेचुटी, पेंशन, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मेडिकल केयर, ये सब एग्जाम्पल्स हो गए. आगे चलते हैं अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स. अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स का मतलब है अगर शांति ने सर्विसेज रेंडर किए इस पीरियड के दौरान 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 के बीच में, इस पीरियड सर्विसेज के लिए बेनिफिट्स कब दिए जा रहे हैं? जहां से ये पीरियड खत्म हो रहा है वहां से 12 महीने के अंदर अंदर देते तो शॉर्ट टर्म बनते, यानी कि 12 महीने के बाद अगर पेबल है तो वो अदर लॉन्ग टर्म है, बट पेबल कब होने चाहिए? रिटायरमेंट से पहले पहले, तो इस पीरियड के दौरान पेबल होने चाहिए. 12 महीने से बाद, ईयर एंड से 12 महीने से बाद, बट रिटायरमेंट से पहले. तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? इसके एग्जाम्पल्स है लॉन्ग सर्विस लीव, जुबली अवार्ड, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनसेस नॉट विद इन 12 मंथ्स ऑफ 23-24, क्योंकि विद इन 12 मंथ्स हो जाएंगे तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएंगे. नेक्स्ट इज टर्मिनेशन बेनिफिट्स. ये 2 कारणों की वजह से दिए जा सकते हैं, या तो एम्प्लॉयर ने डिसाइड कर लिया कि आपकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट करनी है बिफोर नॉर्मल रिटायरमेंट डेट, या फिर एम्प्लॉय ने आगे आके वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली तो उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत पैसे दिए जा रहे हैं. ये टर्मिनेशन की वजह से दिए जाते हैं, ना कि सर्विस की वजह से, इसलिए हमने यहाँ पे कोई टाइमलाइन नहीं बनाई. अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की. इसमें कोई डिस्काउंटिंग नहीं की जाती. बेसिक जनरल ट्रीटमेंट क्या है कि अगर सर्विसेज रेंडर हो रही है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बीच में, सैलरी आपने 2 लाख की पे की है, 50,000 आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री कैसे पास होगी? खर्चा डेबिट 2.5 लाख
टू बैंक 2 लाख, टू सैलरी पेबल 50,000, यानी कि आप 2.5 लाख का खर्चा बुक करोगे, 50,000 की आप लाइबिलिटी दिखाओगे, तो खर्चा आ जाएगा 2.5 लाख का जो पीएनएल में चला जाएगा और लाइबिलिटी आप दिखाओगे 50,000 की। पर अगर आपने ये सर्विसेज एम्प्लॉय की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में यूज किया मान लो, तो वो बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगा, यानी कि पीएनएल में ना भेज के आप बिल्डिंग की कॉस्ट में उसको कैपिटलाइज कर दोगे। तो अगर AS 10 या AS 26 कोई और AS अलाउ करता है तो आप इस अमाउंट को कैपिटलाइज कर दोगे। अगर आपने ज्यादा अमाउंट पे कर दिया तो आप प्रीपेड सैलरी बुक कर लोगे। सेकंड पॉइंट था शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस, यानी कि छुट्टियों का ट्रीटमेंट। छुट्टियों में हमने 3 ग्राउंड रूल देखे थे। फर्स्ट, अनयूज छुट्टियों का ट्रीटमेंट होता है। सेकंड, अनयूज में भी अक्यूमुलेटिंग छुट्टियों का ट्रीटमेंट होता है। नॉन अक्यूमुलेटिंग छुट्टियों का ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो लैप्स हो जाती है करंट ईयर में, इसलिए उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ट्रीटमेंट सिर्फ अक्यूमुलेटिंग छुट्टियों का होता है। और हम 1 साल कैरी फॉरवर्ड होने वाली छुट्टियों की बात करें, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म लीव्स की बात करें, यानी कि 1 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। तो अक्यूमुलेटिंग लीव्स मतलब जो 1 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, उसके अंदर 2 तरह की लीव्स आती है, वेस्टिंग, नॉन वेस्टिंग। वेस्टिंग मतलब छुट्टी के बदले कैश ले लो, नॉन वेस्टिंग मतलब छुट्टी के बदले छुट्टी ले लो। तो इनका खर्चा कैसे बुक किया जाता है? आप एक्सपेक्टेड कॉस्ट बुक करते हो एज खर्चा एंड लायबिलिटी। एक्सपेक्टेड कॉस्ट मतलब एडिशनल अमाउंट जो एम्प्लॉयर को लगता है कि उसको देना पड़ेगा एज अ रिजल्ट ऑफ अनयूज्ड छुट्टियां जो अक्यूमुलेट हो गया एट ईयर एंड, उसका खर्चा लायबिलिटी बुक किया जाता है। इसका हमने एक क्वेश्चन देखा था कि 100 एम्प्लॉइज है, उनकी 2 छुट्टियां अनयूज्ड पड़ी हैं, तो एम्प्लॉयर ईयर एंड पे खड़ा होकर असेस कर रहा था कि अगले साल 92 एम्प्लॉइज का तो एक्सपेक्टेड है कि वो कोई छुट्टी नहीं यूज करेंगे इन अनयूज्ड छुट्टियों में से। तो 92 एम्प्लॉइज के लिए प्रोविजन 0 का बना था और 8 एम्प्लॉइज के लिए एक्सपेक्टेड था कि वो 1.5 छुट्टी यूज करेंगे अपनी अनयूज्ड छुट्टियों में से, तो 8 एम्प्लॉइज की 1.5 छुट्टी का प्रोविजन हमने बनाया था। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान। इसमें हमने ये देखा था कि अगर सर्विसेज रेंडर हो रही है इस पीरियड के दौरान और इस पीरियड के लिए बोनस अगले साल पेबल है, तो भी खर्चा लायबिलिटी इसी पीरियड का माना जाएगा, पहली चीज। दूसरी बात, जब आप मेजर कर रहे होगे बोनस को, तो आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा पॉसिबिलिटी ऑफ सम एम्प्लॉइज लीविंग विदाउट रिसीविंग अ बोनस। तो इस पे हमने क्वेश्चन देखा था कि एक एंटिटी का प्रॉफिट शेयरिंग प्लान है और एम्प्लॉयर कह रहा है कि अगर कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा तो पेमेंट बनेगा 3% ऑफ नेट प्रॉफिट, बट अगर स्टाफ टर्नओवर वो कंसिडर करेंगे तो 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट पेमेंट बनेगा। तो हमने 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट का खर्चा लायबिलिटी बुक किया था। नेक्स्ट था, अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं भी है बट अगर प्रैक्टिस है एंटिटी की बोनस पे करने की, तो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा, इसलिए खर्चा लायबिलिटी बुक करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। ये क्या होते हैं? जो रिटायरमेंट पे अमाउंट्स पेबल हैं, जैसे लमसम अमाउंट पेबल है रिटायरमेंट पे या फिर पेंशन पेबल है रिटायरमेंट के बाद, ये सब पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं। इसके 2 तरह के टाइप्स होते हैं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान पे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे एंड में जाके थ्योरेटिकली। डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अराउंड हमारी सारी अकाउंटिंग घूमेगी। तो डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या होता है? जहां पे बेनिफिट डिफाइन कर दिया जाता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एम्प्लॉयर जबान दे देता है कि मैं आपको एक्स अमाउंट दूंगा ऑन रिटायरमेंट, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए दूंगा ऑन रिटायरमेंट, या फिर 10% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी दूंगा फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस ऑन रिटायरमेंट। तो ये सारे डिफाइंड बेनिफिट प्लान के एग्जांपल्स हैं। इसमें हमें 2 तरह की चीजें देखनी होती है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन और प्लान एसेट्स। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के अंदर आप क्या करते हो? हर साल कुछ ना कुछ खर्चा लायबिलिटी बुक करते हो इस ऑब्लिगेशन के लिए। आपने बोल दिया 10 लाख रुपए देंगे ऑन रिटायरमेंट, तो आप हर साल कुछ ना कुछ खर्चा लायबिलिटी बुक करोगे आउट ऑफ दिस 10 लाख। तो वो होता है डीबीओ। तो डीबीओ के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक्चुअल अजम्पशंस चाहिए होती हैं। एक्चुअली उड़ता हुआ आता है और वो हमें कुछ अजम्पशंस बताता है जिसके बेस पे हम ऑब्लिगेशन को मेजर कर पाते हैं, क्योंकि डिफाइंड बेनिफिट प्लान में बहुत सारी चीजें अननोन होती है, क्वेश्चन मार्क होती है, जैसे एम्प्लॉय रिटायरमेंट तक रुकेगा भी या नहीं रुकेगा, उसकी रिटायरमेंट पे सैलरी क्या होगी, ये सारी चीजें अननोन है, इसलिए हम ऑब्लिगेशन को मेजर नहीं कर पाते। इसके लिए हमें चाहिए होती है एक्चुअल अजम्पशंस। तो एक्चुअली हमें 2 तरह के अजम्पशंस बताता है, डेमोग्राफिक और फाइनेंशियल। डेमोग्राफिक होती है जो एम्प्लॉय से रिलेटेड होती है, जैसे एम्प्लॉय टर्नओवर, अर्ली रिटायरमेंट, मोर्टेलिटी रेट। और फाइनेंशियल अजम्पशंस होती है नंबर्स से रिलेटेड, जैसे डिस्काउंट रेट, फ्यूचर सैलरी लेवल, इन्फ्लेशन रेट्स एटसेट्रा। हम पीयूसीएम मेथड लगाते हैं, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड, ताकि हम डीबीओ को मेजर कर सकें। उसमें सबसे पहला स्टेप होता है टोटल बेनिफिट पेबल मेजर करो, कितना पे करना है। रोशन वाले क्वेश्चन में हमने बोला था रोशन को 30 लाख रुपए पे करना है एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, तो वो होता है टोटल बेनिफिट पेबल। ये हम कैसे मेजर करते हैं? एक्चुअल अजम्पशंस के बेस पे हम मेजर करते हैं। हमने एक्चुअल अजम्पशंस ली थी कि सैलरी इंक्रीमेंट होगा 10% का, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स होंगे 5 ईयर्स रोशन काम करेगा। स्टेप नंबर 2 में हम इस टोटल बेनिफिट को बांट देते हैं इन द इयर्स ऑफ सर्विस। 30 लाख का बेनिफिट था, 5 साल की रोशन की सर्विसेज थी, तो हमने बोला था 6 लाख देंगे हर साल की सर्विसेज के लिए। फिर हमने निकाली थी करंट सर्विस कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यूज निकाली थी। ये 6 लाख क्योंकि हर साल की सर्विसेज के लिए 5th ईयर के एंड में देना है, तो हर साल की सर्विस के लिए करंट सर्विस कॉस्ट कितनी बनती है वो हमने निकाली थी प्रेजेंट वैल्यू बेसिस पे। देन हमने बनाई थी लायबिलिटी शीट, जिसमें हमने निकाला था इंटरेस्ट कॉस्ट और पीवी ऑफ डीबीओ एज एट बैलेंस शीट डेट। इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे निकलता है? ओपनिंग डीबीओ पे आप
रेट मल्टीप्लाई करते हो, जितना भी आपका डिस्काउंट रेट है उतना आप मल्टीप्लाई करते हो ओपनिंग डीबीओ पे, तो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट निकलती है। और पीवी ऑफ डीबीओ एज एट बैलेंस शीट डेट कैसे निकलता है, यानी कि क्लोजिंग डीबीओ कैसे निकलता है, ओपनिंग डीबीओ प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस करंट सर्विस कॉस्ट, तो आपके पास आता है क्लोजिंग डीबीओ। उसके बाद एक्चुअल लॉस और गेन क्या होता है, एक्चुअली उड़ता हुआ आता है और बोलता है मैंने अजम्पशन में चेंज कर दिया, क्योंकि एक्चुअल अजम्पशन में चेंज हो जाता है तो आपका पीवी ऑफ डीबीओ बढ़ सकता है या घट सकता है। अगर आपका पीवी ऑफ डीबीओ बढ़ गया एक्चुअल अजम्पशन में चेंज होने की वजह से, आपका पीवी ऑफ डीबीओ अगर बढ़ गया तो हो गया एक्चुअल लॉस, उसकी एंट्री होगी एक्चुअल लॉस टू डीबीओ पेबल। अगर एक्चुअल अजम्पशन में चेंज होने की वजह से आपका डीबीओ कम हो गया तो वो हो गया एक्चुअल गेन, तो आप एंट्री पास करोगे डीबीओ पेबल टू एक्चुअल गेन। इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, एक्चुअल लॉस और गेन का ट्रीटमेंट क्या होता है, इमीडिएटली आप पूरा का पूरा पीएनएल में बुक कर लेते हो, आप इसको डेफर नहीं कर सकते, सारा अमाउंट इमीडिएटली पीएनएल में बुक हो जाता है। तो वो आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि एक्चुअल गेन हो गया तो क्या हम इसको डेफर कर सकते हैं, तो आप डेफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पास सर्विस कॉस्ट। पास सर्विस कॉस्ट में क्या होता है कि एम्प्लॉयर का चेंज ऑफ हार्ट होता है, उसके सपने में साधु बाबा आते हैं और वो बेनिफिट्स बढ़ा देता है, यानी कि पीवी ऑफ डीबीओ बढ़ जाता है क्योंकि एम्प्लॉयर ने प्लान चेंज कर दिया। एग्जांपल, अगर एम्प्लॉयर ने पहले अनाउंस कर रखा था कि मैं 50% ऑफ फाइनल सैलरी दूंगा फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, अब एम्प्लॉयर बोल रहा है मैं 60% ऑफ फाइनल सैलरी दूंगा फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, तो ये हो गया चेंज ऑफ प्लान। अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 में एम्प्लॉयर ने चेंज कर दिया प्लान, तो पीवी ऑफ डीबीओ आपकी बुक्स में 21 लाख का आ रहा था पर होना चाहिए 25 लाख, तो आप 4 लाख से डीबीओ बढ़ा दोगे, एंट्री पास करोगे पास सर्विस कॉस्ट डेबिट टू डीबीओ पेबल 4 लाख। अब ये अमोर्टाइज की जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किस बेसिस पे अमोर्टाइज करती है उसमें हमें नहीं घुसना है। मान लो 2 लाख पहले साल में अमोर्टाइज हुआ, तो जितना अमोर्टाइज हुआ वो पीएनएल में चला गया, पीएनएल डेबिट टू पास सर्विस कॉस्ट 2 लाख रुपए, और जितनी अनअमोर्टाइज बचेगी वो कहां चली जाएगी, बैलेंस शीट में। और कैसे प्रेजेंट की जाएगी, पीवी ऑफ डीबीओ में से घटा के आप अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट को दिखाते हो लायबिलिटी साइड पे, क्योंकि अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट का डेबिट बैलेंस है और ये हम एसेट साइड पे ना भेज के हम पीवी ऑफ डीबीओ में से घटा के दिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉयर गुस्से में सो के उठता है और वो बोलता है मैं एक सेगमेंट डिसकंटिन्यू कर रहा हूं। जिस सेगमेंट को डिसकंटिन्यू करता है उस सेगमेंट के एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स को भी हटा देता है, यानी कि पीवी ऑफ डीबीओ कम कर देता है और बदले में कुछ देता भी नहीं, यानी कि प्लान कर्टेल कर दिया, तो आपका डीबीओ कम हो जाता है आपकी बुक्स में से और आप एक गेन बुक कर लेते हो। पर अगर बुक्स में अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट भी आ रही है तो जितने परसेंटेज से आपने डीबीओ को घटाया होता है उतने ही परसेंटेज से आप अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट को भी घटा देते हो। तो इसकी एंट्री कैसे होती है, कर्टेलमेंट विदाउट सेटलमेंट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कर्टेल कर दिया पर बदले में कुछ दिया नहीं, सो दैट्स कर्टेलमेंट विदाउट सेटलमेंट। तो आप पास करोगे एंट्री डीबीओ पेबल डेबिट। मान लो 10% से आपने डीबीओ को कर्टेल किया तो डीबीओ पेबल आप 10% से घटा दोगे और अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट भी 10% से घट जाएगी। तो अगर अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट 180 की आ रही है तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे 180 इंटू 10%, क्योंकि अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट का डेबिट बैलेंस है, उसको घटाने के लिए आप क्रेडिट कर दोगे और गेन ऑन कर्टेलमेंट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। आपकी बैलेंस शीट कैसे दिखेगी कर्टेलमेंट के बाद, आपका पीवी ऑफ डीबीओ 90% पे आएगा, आपके प्लान एसेट्स एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा और आपके अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट भी 90% पे आ रही होगी। तो आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हो, पीवी ऑफ डीबीओ में से ही आप फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स भी घटा देते हो और अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट भी घटा के लायबिलिटी साइड पे ही नेट लायबिलिटी आप दिखाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्लान एसेट्स। प्लान एसेट्स में हमारे पास 2 ही क्वेश्चन थे, एक तो एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट करो और एक एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करो। एक्चुअल रिटर्न क्या होता है, एक्चुअल रिटर्न में आप बोलते हो अगर मेरी गुल्लक में साल की शुरुआत में 100 रुपए, यानी कि जितनी आपकी ओपनिंग फेयर वैल्यू आ रही है उसमें आपने साल के बीच में कंट्रीब्यूशन डाला 50 रुपए का, यानी कि गुल्लक में 50 रुपए डाले और साल के बीच में आपने बेनिफिट्स पे कर दिए, रिटायरिंग एम्प्लॉइज को बेनिफिट्स पे कर दिए, तो यानी कि गुल्लक में से आपने पैसे निकाल लिए। तो इसका मतलब मेरी गुल्लक में कितने पैसे होने चाहिए साल के एंड में 120। तो ये जो वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू होनी चाहिए उसको आप कंपेयर करते हो क्लोजिंग फेयर वैल्यू से कि सच में मेरी क्लोजिंग फेयर वैल्यू कितनी आ रही है। मान लो 200 की आ रही है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 80 रुपए, दैट्स माय एक्चुअल रिटर्न। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न में आपको 2 अजम्पशंस लेनी होती है, कंट्रीब्यूशंस और बेनिफिट्स पेड साल के बीच में हो रहे हैं और एक्सपेक्टेड रेट जो आपको दे रखा है वो इफेक्टिव रेट है व्हेन कंपाउंडिंग इज बीइंग डन हाफ ईयरली। तो अब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं, हम बोलते हैं ओपनिंग फेयर वैल्यू पे एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा, क्योंकि ये अमाउंट साल भर इन्वेस्टेड रहा है तो इसको बस डायरेक्टली रेट से मल्टीप्लाई कर दो। रेट आपको साल भर का इफेक्टिव रेट दे रखा है तो ओपनिंग फेयर वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करो, आपके पास ओपनिंग फेयर वैल्यू का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा 2 लाख इंटू 10.25% करके। फिर उसके बाद आप बोलोगे 30 सितंबर को कंट्रीब्यूशन किया 55,000 का, गुल्लक में आपने 55,000 रुपए डाले हैं 30 सितंबर को, उसी दिन आपने गुल्लक में से 25,000 रुपए वापस खींच लिए, यानी कि नेट गुल्लक में कितना गया 30,000 रुपीज। अब इस 30,000 को 6 महीने के लिए आपने इन्वेस्टेड रखा तो अब आपके पास हाफ ईयर का रिटर्न आपने कमाया है इस 30,000 पे, तो आपको चाहिए हाफ ईयर का रेट। तो आप हाफ ईयर का रेट कैसे ढूंढोगे, अगर ये इफेक्टिव रेट है इसमें से हाफ ईयर का रेट ढूंढना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं √1 + e - 1। ई कितना है, ई मेरा 10.25% है, उसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करो 0.1025, उसमें 1 ऐड करो, उसका अंडर रूट करो, उसमें से 1 माइनस करो तो आपके पास हाफ ईयर का रेट आ जाएगा 5%। अब आप क्या करो, जो 30,000 का नेट बैलेंस था उस पर 5% का रिटर्न देखो 1,500 रुपए, इन दोनों को जोड़ दो, 21,000 + 1,500 कितना आ गया 22,500 मेरा
टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न है। आगे चलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हमारे लिए एमसीक्यू के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं। डीसीपी वर्सेस डीबीपी। डीसीपी का मतलब है कि कंट्रीब्यूशन डिफाइन कर देगा एम्प्लॉयर कि मैं एम्प्लॉय के नाम पे कितना कंट्रीब्यूट करूंगा फंड में। एक बार कंट्रीब्यूशन कर दिया, उसके बियॉन्ड एम्प्लॉयर के सर पे कोई लायबिलिटी नहीं मंडराती। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान क्या होता है? एम्प्लॉयर की जो ऑब्लिगेशन है वो कंट्रीब्यूशन तक लिमिटेड होती है। एम्प्लॉय को क्या मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है प्लस जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है प्लस जितने इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आए उन कंट्रीब्यूशंस पे। सारा रिस्क कौन बियर करता है? एम्प्लॉय सारा रिस्क बियर करता है। दो तरह के रिस्क होते हैं, एक्चुअल रिस्क और इन्वेस्टमेंट रिस्क। एक्चुअल रिस्क का मतलब है डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड और एक्चुअल बेनिफिट्स में जो डिफरेंस है वो रिस्क कौन बियर करेगा? एम्प्लॉय। और इन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब है कि फंड में पैसे ही नहीं है टू पे दी बेनिफिट्स, वो भी रिस्क एम्प्लॉय बियर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एम्प्लॉयर ने एक बार कंट्रीब्यूट कर दिया तो उसकी कोई और फर्दर लायबिलिटी नहीं होती। इसमें जनरली हम डिस्काउंटिंग नहीं करते। अगर बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के बाद आप कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट कराओगे तब डिस्काउंटिंग करेंगे, जनरली डिस्काउंटिंग नहीं होती। और एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है हमारा प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट है डिफाइन बेनिफिट प्लान। बेनिफिट डिफाइन कर दिया जाता है तो एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है वो बेनिफिट प्रोवाइड करना, और एम्प्लॉय को क्या मिलेगा? जो बेनिफिट डिफाइन किया गया वो एम्प्लॉय को मिलेगा। जैसे 10 लाख रुपए ऑन रिटायरमेंट या 10% ऑफ लास्ट ऑन सैलरी फॉर ईच ईयर, तो ये डिफाइन कर दिया तो ये देना पड़ेगा। सारा रिस्क एम्प्लॉयर के सर पे गिरेगा। एक्चुअल रिस्क और इन्वेस्टमेंट रिस्क एम्प्लॉयर बियर करता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान में, तो ये इंपॉर्टेंट है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में कौन रिस्क बियर करता है? एम्प्लॉय। और डिफाइंड बेनिफिट प्लान में कौन रिस्क बियर करता है? एम्प्लॉयर। प्लान एसेट्स में इन्वेस्ट कर देने से आपकी लायबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, इसमें हम डिस्काउंटिंग भी करते हैं। और एग्जाम्पल है ग्रेचुटी, पेंशन एक्सेट्रा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ डीसीपी एंड डीबीपी। 3 तरह के डीसीपी डीबीपी होते हैं, मल्टी एम्प्लॉयर प्लान, स्टेट प्लान एंड इंश्योर्ड बेनिफिट्स। मल्टी एम्प्लॉयर प्लान का मतलब है एक से ज्यादा एम्प्लॉयर साथ में आएंगे जो कॉमन कंट्रोल में नहीं है, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जियो, और इन एंटिटीज के एम्प्लॉइज को बेनिफिट्स दिया जाएगा इस प्लान के तहत। और जब आप बेनिफिट दे रहे होगे एम्प्लॉय को तो ये नहीं देखा जाएगा कि एम्प्लॉय कौन से एम्प्लॉयर से आए, उसका आईडी कार्ड नहीं देखा जाएगा। आप ये नहीं बोलोगे कि एयरटेल का एम्प्लॉय है तो ज्यादा बेनिफिट दे दो, वोडाफोन का एम्प्लॉय तो कम बेनिफिट दे दो। नेक्स्ट है स्टेट प्लान। स्टेट प्लान गवर्नमेंट ऑपरेटेड होते हैं, लेजिस्लेशन से एस्टैब्लिश किए जाते हैं और इसमें सारे एंटरप्राइजेस कवर्ड होते हैं। नेक्स्ट है इंश्योर्ड बेनिफिट्स। इंश्योरेंस प्रीमियम भरेगा एम्प्लॉयर टू द इंश्योरेंस कंपनी ताकि वो अपना पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान फंड कर सके। अब ये डीसीपी भी हो सकते हैं, डीबीपी भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन कितनी है। उसके बाद है 2 तरह के बेनिफिट्स, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और टर्मिनेशन बेनिफिट्स। दोनों पे हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स का डेफिनेशन और एग्जांपल्स कवर्ड हैं ऑलरेडी। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जैसा होता है। अब बात करते हैं टर्मिनेशन बेनिफिट्स की। टर्मिनेशन बेनिफिट्स जो होते हैं, डेफिनेशन और एग्जांपल्स हम बात कर चुके हैं। ये टर्मिनेशन की वजह से दिए जाते हैं, सर्विसेज की वजह से नहीं दिए जाते। इनका ट्रीटमेंट क्या होता है कि जब आपको टर्मिनेशन, जब आपने टर्मिनेट कर दी एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉय ने आके वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया तो वहीं पे खर्चा लायबिलिटी बुक किया जाएगा और ये इमीडिएटली पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ कर दिए जाते हैं। अमाउंट क्या होता है, इसको मेजर कैसे करते हैं? अगर टर्मिनेशन बेनिफिट्स इमीडिएटली पेएबल हैं, जो कि जनरली इमीडिएटली ही पेएबल होते हैं, तो आपको कोई डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। पर अगर 12 महीने बाद पेएबल है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट तो फिर आपको उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। AS 15 का रिवीजन यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करना नीचे, प्लस अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बिलो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच।